ये कहानी एक ऐसे पुराने कब्रिस्तान की है जिसे गांव वाले खामोश डेरा कहते थे। शहर की चकाचौंध से दूर यहाँ की शांति रूह कंपा देने वाली थी। आधी रात की गलती। आर्यन एक लेखक था जिसे डरावनी कहानियों का शौक था। वो अपनी नई किताब के लिए रियलिस्टिक फील चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो शहर के बाहर उस पुराने कब्रिस्तान में रात बिताएगा। उसके पास एक टॉर्च, एक नोटबुक और ढेर सारा ओवर कॉन्फिडेंस था। रात के 12:15 बज रहे थे। कब्रिस्तान में सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी खुद की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास बैठकर लिखना शुरू किया। अजीब हलचल। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान गिर गया है। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी धुंधली पड़ने लगी। तभी उसे सुनाई दी खुरचनी की आवाज, जैसे कोई पत्थर पर नाखून रगड़ रहा हो। कौन है वहां? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस आवाज बंद हो गई। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वो फिर से लिखने लगा, लेकिन इस बार उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। यहां जगह कम है, तुम मेरी जगह पर क्यों बैठे हो? दहशत का मंजर। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी टॉर्च की रोशनी उस कब्र पर पड़ी जिस पर वो टेक लगाकर बैठा था, तो उसका दिल बैठ गया। कब्र की मिट्टी ताज़ा खुदी हुई लग रही थी। पत्थर पर लिखा नाम मिट चुका था, लेकिन वहां खून से एक ताज़ा ए लिखा था। आर्यन का नाम भी ए से शुरू होता था। वो घबराकर खड़ा हुआ और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि किसी ने नीचे से उसका पैर पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा। मिट्टी के अंदर से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला हुआ था, जिसने उसके टखने को मजबूती से जकड़ रखा था। वो आखिरी चीख। आर्यन चिल्लाया और अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी चारों तरफ की कब्रों से एक साथ वही खुरचने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कब्रिस्तान जाग गया हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कब्रिस्तान का फाटक खुला था। आर्यन की नोटबुक वहीं पड़ी थी, जिसका आखिरी पन्ना पूरी तरह काला पड़ा था। आर्यन का कहीं पता नहीं था, बस उस पुरानी कब्र की मिट्टी थोड़ी और ऊंची हो गई थी। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आर्यन गायब हुआ था। आर्यन के गायब होने के 2 दिन बाद उसके 3 दोस्त समीर, नेहा और कबीर उसे ढूंढने उसी खामोश डेरा कब्रिस्तान पहुंचे। खोज की शुरुआत। शाम के साए गहरे हो रहे थे। समीर के हाथ में आर्यन की वही पुरानी डायरी थी जो पुलिस को मिली थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर अब कुछ नए शब्द उभर आए थे जो पहले नहीं थे। मदद मत करना। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन कबीर अड़ गया। आर्यन हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। कब्र नंबर 44। जैसे ही वे कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी एक ऐसी कब्र पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग थी। उस पर ताज़ा फूल चढ़े थे, जबकि वहां कोई आता जाता नहीं था। अचानक समीर को जमीन के नीचे से एक आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। ये आर्यन की घड़ी की आवाज थी। वे तीनों पागलों की तरह उस कब्र की मिट्टी हटाने लगे। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, उन्हें आर्यन तो नहीं मिला, लेकिन वहां एक पुराना रेडियो रखा था। रेडियो से अचानक घरघराहट की आवाज आई और फिर आर्यन की आवाज गूंजी, भागो, वो तुम्हें देख रहा है, वो मेरी आंखों से तुम्हें देख रहा है। परछाइयों का घेरा। तभी नेहा चिल्लाई। उसने देखा कि कब्रिस्तान के चारों कोनों पर लंबी काली परछाइयां खड़ी थीं। उनकी कोई शक्ल नहीं थी, बस जलती हुई लाल आंखें थीं। वे परछाइयां धीरे धीरे करीब आ रही थीं। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का गेट, जो अभी खुला था, अपने आप भारी आवाज के साथ बंद हो गया और उस पर एक बड़ा सा ताला लटक गया। खौफनाक सच। समीर ने ध्यान दिया कि उन परछाइयों में से एक परछाई ने आर्यन की जैकेट पहनी हुई थी। वो समझ गया कि कब्रिस्तान रूहों को कैद नहीं करता, बल्कि अपनी परछाई बना लेता है। तभी आर्यन, या जो कुछ भी वो अब था, समीर के कान के पास आकर धीरे से कहा, डायरी पूरी करो समीर, अगला पन्ना तुम्हारा है। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान के बाहर 3 जोड़ियां जूतों की मिलीं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अब उस कब्रिस्तान में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। ये कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। गांव के एक बूढ़े तांत्रिक रहमानी बाबा ने सुना कि 3 और लड़के गायब हो गए हैं। उन्होंने अपनी पुरानी झोली उठाई और उस रात कब्रिस्तान के उस भारी लोहे के गेट के सामने जा खड़े हुए। डायरी का काला सच। बाबा जानते थे कि ये कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था।
ये एक जिंदा कब्र थी जो हर 100 साल में अपनी भूख मिटाने के लिए 4 इंसानी रूहें मांगती थी। आर्यन, समीर, नेहा और कबीर, गिनती पूरी हो चुकी थी। बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से कब्रिस्तान के गेट पर गंगा जल छिड़का। जैसे ही गेट खुला, अंदर का नजारा देख बाबा की रूह कांप गई। जमीन दलदल की तरह हिल रही थी। हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी। पेड़ों से उल्टे लटके हुए साए आर्यन और उसके दोस्तों की आवाज में रो रहे थे। रूहों का सौदा। बाबा उस कब्र के पास पहुंचे जहां आर्यन की डायरी मिली थी। उन्होंने देखा कि समीर, नेहा और कबीर एक घेरे में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था जो जमीन के अंदर समा रहा था। इन्हें छोड़ दो, बाबा चिल्लाए। अचानक जमीन फट गई और एक विशाल आकृति बाहर निकली। वो साया नहीं था, बल्कि अनगिनत हड्डियों और सड़ी हुई चमड़ी से बना एक कब्रिस्तान का रखवाला था। उसने डायरी उठाई और बाबा की ओर फेंकी। आखिरी पन्ना। बाबा ने डायरी खोली। डायरी के आखिरी पन्ने पर आर्यन का खून से लिखा एक पत्र था। ये कोई कहानी नहीं, एक जाल है। जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो इस कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। बाबा, अब आप भी हमारे साथ रहेंगे। बाबा को एहसास हुआ कि उन्होंने डायरी को छूकर अपनी मौत को दावत दे दी है। उनके पैर जमीन में धंसने लगे। उन्होंने आखिरी कोशिश की और अपने पास मौजूद पवित्र भस्म को हवा में उछाल दिया। धमाका और सन्नाटा। एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव वालों ने देखा कि कब्रिस्तान की जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। न कोई कब्र थी, न कोई पेड़, लेकिन मैदान के बीचों बीच वो डायरी अभी भी पड़ी थी, जिसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। एक छोटा बच्चा वहां से गुजरा और उसने जिज्ञासा में वो डायरी उठा ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। पढ़ो, ये बहुत अच्छी कहानी है। उस छोटे बच्चे ने जैसे ही डायरी का पहला पन्ना पलटा, उसे लगा कि हवा अचानक रुक गई है। वो छोटा बच्चा, जिसका नाम चिक्कू था, अनजाने में उस जिंदा कब्र के नए जाल में फंस चुका था। डायरी का नया वार। जैसे ही चिक्कू ने डायरी के शब्द पढ़े, पन्ने से काला धुआं निकलकर उसकी उंगलियों में लिपटने लगा। तभी पीछे से एक हाथ ने उसके कंधे को छुआ। चिक्कू उछल पड़ा, लेकिन पीछे कोई भूत नहीं, बल्कि एक अजनबी खड़ा था, जिसने लंबा कोट पहना था और अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया था। इसे बंद करो बच्चे, वरना तुम कभी घर नहीं जा पाओगे, अजनबी ने भारी आवाज में कहा। वो अजनबी प्रोफेसर रुद्र था, जो बरसों से इन रूहानी ताकतों पर रिसर्च कर रहा था। खंडहर बन चुका शहर। रुद्र ने चिक्कू से डायरी छीन ली। उसने देखा कि डायरी अब खुद ब खुद नए पन्ने लिख रही थी। पन्ने पर लिखा था, 4 बलि मिल चुकी हैं, अब 5वां शिकार खुद चलकर आया है। तभी जमीन के नीचे से भारी कंपन शुरू हुआ। जिस मैदान को लोग खाली समझ रहे थे, वहां से पुरानी इमारतें और टूटी हुई कब्रें फिर से बाहर निकलने लगीं। कब्रिस्तान गायब नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक माया जाल यानी इल्यूजन में छिप गया था। आर्यन की वापसी होगी। अचानक एक कब्र फटी और उसमें से एक आकृति बाहर निकली। वो आर्यन था, लेकिन उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। रुद्र, मुझे बचा लो। आर्यन की आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। रुद्र चिल्लाया, चिक्कू भागो, ये आर्यन नहीं है, ये कब्रिस्तान का छलावा है। भूल भुलैया का जाल। चिक्कू भागने लगा, लेकिन वो जिस भी दिशा में जाता, वापस उसी जगह पहुंच जाता जहां आर्यन खड़ा था। कब्रिस्तान अब एक भूल भुलैया बन चुका था। रुद्र ने अपनी झोली से एक पुरानी तांबे की कील निकाली और उसे जमीन पर गाड़ दिया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे जमीन से नीली आग निकलने लगी। ये डायरी ही इस कैदखाने की चाबी है। अगर इसे जला दिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ उन चारों यानी आर्यन और उसके दोस्तों की रूहें भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। सबसे कठिन फैसला। आर्यन की रूह रोने लगी, नहीं रुद्र, हमें मुक्त करो, जलाओ मत। वहीं दूसरी तरफ कब्रिस्तान का रखवाला जमीन फाड़कर बाहर निकल रहा था, जिसका कद पेड़ों से भी ऊंचा था। रुद्र के सामने 2 रास्ते थे। डायरी जला दे और उन चारों दोस्तों की रूहों को हमेशा के लिए मिटा दे, ताकि दुनिया बच सके। कोई और रास्ता खोजे जिसमें अपनी जान का जोखिम हो। रुद्र ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और डायरी के पास ले गया। रुद्र का हाथ कांप रहा था। एक तरफ उसके दोस्त की रूह थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सलामती। जैसे ही लाइटर की लौ डायरी के पन्ने को छूने वाली थी, आर्यन की रूह जोर जोर से हंसने लगी। वो आवाज अब आर्यन की नहीं, बल्कि उस कब्रिस्तान की थी। कब्रिस्तान का असली चेहरा।
जला दो रुद्र, अगर तुम इसे जलाओगे तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे, बल्कि हम इस डायरी की राख के साथ पूरी दुनिया की हवा में घुल जाएंगे। उस साए ने गरज कर कहा। रुद्र रुक गया। उसे समझ आया कि डायरी को जलाना ही इस शैतान का असली प्लान था। ये डायरी आग से नष्ट नहीं होती, बल्कि आग इसे आजाद कर देती है। अंतिम दांव। रुद्र ने लाइटर बंद किया और चिक्कू की तरफ देखा। चिक्कू, अपनी जेब से वो नमक निकालो जो मैंने तुम्हें दिया था। चिक्कू ने घबराते हुए नमक की थैली निकाली। रुद्र ने उस नमक से डायरी के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और चिल्लाया, इसे नष्ट नहीं करना है, इसे कैद करना है। रुद्र ने अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगाया। उसने अपना खून डायरी के उस पन्ने पर गिराया जहां आर्यन, समील, नेहा और कबीर के नाम लिखे थे। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार एक जीता जागता इंसान ही अपनी बलि दिए बिना इन रूहों को वापस बुला सकता था, बशर्ते वो अपना जीवन अंश यानी खून उन्हें दान करे। रूहों का संघर्ष। जैसे ही रुद्र का खून डायरी पर पड़ा, कब्रिस्तान में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। जमीन के नीचे से हाथ। कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। चीकू, जिसकी आंखों में अब वो इंसानी मासूमियत नहीं बल्कि एक डरावनी लाल चमक थी, धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी अब एक छोटे बच्चे की नहीं बल्कि उन हजारों रूहों की मिलीजुली आवाज थी जो उस डायरी में कैद थीं। चीकू का नया अवतार। बहुत इंतजार किया मैंने। चीकू की आवाज अब फटी हुई और भारी थी। उसने जैसे ही डायरी का अगला पन्ना पलटा, पन्ने से खून की बूंदें टपकने लगीं। फर्श पर गिरते ही वो खून फैलने लगा और कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे बनाने लगा। ये नक्शा किसी शहर का नहीं बल्कि उस रूहानी दुनिया का रास्ता था जिसे प्रोफेसर रुद्र ने अपनी जान देकर बंद किया था। प्रोफेसर रुद्र का संदेश। अचानक डायरी के अंदर से रुद्र की तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर के अंदर मौजूद रुद्र की रूह चिल्लाई, चीकू, रुक जाओ, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, ये डायरी तुम्हें खा जाएगी। चीकू ने ठहाका लगाया, प्रोफेसर, आपने मुझे बचाया नहीं था बल्कि आपने मुझे इस शक्ति का वारिस बना दिया। अब मैं इस कब्रिस्तान को इस बंद कमरे से बाहर निकालूंगा। शहर पर साया। जैसे जैसे चीकू पन्ने पलटता गया, पूरे शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। शहर की सारी घड़ियां रात के 3 बजे पर रुक गईं। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नीली पड़ गईं। लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर देख रहे थे जहां आसमान से काली राख गिर रही थी। चीकू ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक खाली जगह थी जहां लिखा था, शहंशाह का नाम यहां लिखें। एक भयानक ट्विस्ट। चीकू ने अपनी उंगली काटी और उस खाली जगह पर अपना नाम लिखने ही वाला था कि तभी उसका हाथ हवा में रुक गया। किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ लिया था। अंधेरे कोने से एक साया बाहर निकला। वो साया कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी रूह अब डायरी से आजाद हो चुकी थी, लेकिन वो रखवाले की शक्तियों के साथ वापस आया था। तुम अकेले राज नहीं करोगे छोटे भाई, हम सब मिलकर इस दुनिया को एक बड़ा कब्रिस्तान बनाएंगे। शहर में सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही उस डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, आसमान का रंग खून की तरह लाल हो गया। कब्रिस्तान का विस्तार। अचानक पूरे शहर की जमीन फटने लगी। घरों के आंगन, पार्क और यहां तक कि स्कूल के मैदानों से पुरानी टूटी हुई कब्रें बाहर निकलने लगीं। वो कब्रिस्तान अब एक मोहल्ले तक सीमित नहीं था, पूरा शहर ही एक विशाल कब्रिस्तान बन चुका था। चीकू और आर्यन अब इंसान नहीं रहे थे, वे उस जिंदा कब्र के 2 हाथ बन चुके थे। वे शहर की ऊंची मीनार पर खड़े होकर नीचे मची तबाही देख रहे थे। प्रोफेसर रुद्र की आखिरी चाल। लेकिन प्रोफेसर रुद्र ने अपनी रूह को पूरी तरह हारने नहीं दिया था। डायरी के उस पन्ने पर जहां उनका खून गिरा था, वहां एक गुप्त मंत्र चमकने लगा। अचानक शहर के बीचों बीच एक नीली रोशनी का स्तंभ खड़ा हो गया। रुद्र की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, चीकू, आर्यन, तुम दोनों अब इस किताब के गुलाम हो और गुलाम कभी मालिक नहीं बन सकता। अंतिम टकराव। आर्यन ने चीकू की तरफ देखा। उसे समझ आया कि डायरी उन्हें शक्ति नहीं दे रही थी, बल्कि उनकी रूहों को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। जैसे जैसे शहर तबाह हो रहा था, चीकू और आर्यन के शरीर धुंधले होते जा रहे थे। हमें इसे रोकना होगा, चीकू अपनी बची खुची चेतना के साथ चिल्लाया। दोनों ने एक साथ उस डायरी को पकड़ा। डायरी उनके हाथों में बिजली की तरह तड़पने लगी। वो चीख रही थी जैसे कोई जीता जागता जानवर दर्द से तड़प रहा हो। रुद्र की रूह ने डायरी के अंदर से उन दोनों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। अलविदा, आर्यन और चीकू ने एक साथ कहा। एक भयानक धमाका हुआ, इतना तेज कि शहर की हर खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया।
एक सफेद रोशनी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। जब रोशनी कम हुई तो सब कुछ बदल चुका था। सड़कों से कब्रें गायब हो चुकी थीं, आसमान का लाल रंग साफ हो चुका था। डायरी, आर्यन, चीकू और रुद्र सब हवा में भाप बनकर उड़ गए। उपसंहार। शहर के लोग इस रात को एक सामूहिक बुरे सपने की तरह याद करते हैं, लेकिन उसी खंडहर वाले घर के पास जहां से सब शुरू हुआ था, धूल में दबी एक पुरानी कलम पड़ी मिली। एक राहगीर ने वो कलम उठाई और जैसे ही उससे अपना नाम लिखने की कोशिश की, कलम से नीली स्याही नहीं बल्कि ताज़ा खून निकला। कहानी का चक्र यहाँ पूरा होता है। रूहें कभी मरती नहीं, वे बस इंतजार करती हैं किसी और की गलती का। शहर अब शांत था, लेकिन ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के बाद आती है। लोग सामान्य जीवन में लौट रहे थे, पर उस कलम ने अपना खेल शुरू कर दिया था। जिस राहगीर ने वो कलम उठाई थी, उसका नाम निखिल था। कलम का सम्मोहन। निखिल एक पत्रकार था। जैसे ही उसने उस कलम से अपने रजिस्टर में कुछ लिखने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके हाथ पर किसी ने बर्फीली उंगलियां रखी हैं। कलम खुद बखुद चलने लगी। रजिस्टर पर निखिल का हाथ नहीं बल्कि कोई और लिख रहा था। हम वापस आ रहे हैं, इस बार कागज पर नहीं, हकीकत पर। परछाइयों का शहर। रात होते ही निखिल के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसने देखा कि उसकी परछाई उससे अलग होकर दीवार पर चल रही है, और सिर्फ उसकी ही नहीं, पूरे शहर के लोगों की परछाइयां उनके जिस्मों से बगावत करने लगी थीं। अचानक खिड़की के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये चीकू की आवाज थी, लेकिन वो बहुत बूढ़ा सुनाई दे रहा था। निखिल, जो कलम तुमने उठाई है वो प्रोफेसर रुद्र की हड्डियों से बनी है। इसे तोड़ दो, वरना रात खत्म होने से पहले तुम अपनी ही परछाई के हाथों मारे जाओगे। शून्य का द्वार। निखिल भागकर उसी पुराने मैदान में पहुंचा जहां कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। वहां उसने देखा कि हवा में एक दरार खुल गई है। उस दरार के अंदर प्रोफेसर रुद्र, आर्यन और समीर पत्थर की मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। वे उस शून्य को बंद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कब्रिस्तान की आखिरी शैतानी ताकत बाहर ना आ सके। तभी जमीन के नीचे से एक काला साया निकला। वो कब्रिस्तान का असली मालिक था, जिसने अब तक खुद को छिपा कर रखा था। उसने निखिल की तरफ हाथ बढ़ाया। कलम मुझे दे दो इंसान, और मैं तुम्हें इस मरती हुई दुनिया का राजा बना दूंगा। अंतिम निर्णय। निखिल ने कलम को देखा। उसे समझ आया कि ये कलम सिर्फ लिखने के लिए नहीं थी, ये एक हथियार थी। उसने कलम को शैतान की तरफ नहीं फेंका, बल्कि उसने अपनी ही हथेली में उसे जोर से चुभो लिया। जैसे ही उसका खून उस जादुई कलम से मिला, वो दरार फटने लगी। रुद्र की रूह पत्थर से मांसपेशियों में बदली और उसने चिल्लाकर कहा, अभी इसे मिट्टी में गाड़ दो। निखिल ने पूरी ताकत से कलम को उस जगह गाड़ दिया जहां खामोश डेरा का मुख्य द्वार हुआ करता था। एक जोरदार बिजली कड़की और पूरा मैदान धंसने लगा। वो काला साया चीखते हुए पाताल में समा गया। सुबह का सन्नाटा। सूरज निकला। निखिल उसी मैदान में बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसके हाथ में कलम की जगह सिर्फ एक सूखी लकड़ी थी। शहर अब वाकई सुरक्षित था, लेकिन जब निखिल अपने घर पहुंचा और आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसकी चीख निकल गई। आईने में उसकी परछाई नहीं थी, लेकिन आईने के अंदर पीछे की तरफ प्रोफेसर रुद्र खड़े थे, जिन्होंने अपने होठों पर उंगली रखी थी, खामोश रहने का इशारा। कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहाँ बुराई तो हार गई, लेकिन इंसानियत ने अपनी परछाई खो दी। आईने में अपनी परछाई का ना होना इस बात का सबूत था कि निखिल अब इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का एक पुल बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि कब्रिस्तान की भूख कभी नहीं मिटती। परछाइयों की तलाश। शहर में एक अजीब पयामारी फैल गई, शैडोलेसनेस, यानी परछाई का गायब हो जाना। जिन जिन लोगों ने उस रात नीली रोशनी देखी थी, उनकी परछाइयां गायब हो चुकी थीं। वे लोग जिंदा तो थे, लेकिन उनकी भावनाओं और यादों का हिस्सा उन परछाइयों के साथ उस पाताल में चला गया था। निखिल को अब हर समय ठिठुरन महसूस होती थी। तभी एक रात उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। वो उसकी खुद की परछाई नहीं थी, वो आर्यन की थी। निखिल, वो कलम सिर्फ एक ताला थी, चाबी नहीं। असली चाबी उस कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र के नीचे दबी है, जिसे गुमनाम कब्र कहते हैं। गुमनाम कब्र का रहस्य। निखिल समझ गया कि जब तक वो आखिरी जड़ को नहीं काटेगा, शहर के लोग सिर्फ खाली जिस्म बनकर रह जाएंगे। वो आधी रात को कुदाल लेकर उस मैदान में पहुंचा। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, जमीन से रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो जमीन दर्द से कराह रही हो। 3 फीट नीचे उसे एक लोहे का संदूक मिला।
जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके अंदर कोई कंकाल नहीं बल्कि एक दर्पण था। उस दर्पण में पूरा शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो शहर उल्टा था। वहां लोग नहीं बल्कि लोगों की परछाइयां भटक रही थीं और चीख रही थीं। रुद्र का अंतिम बलिदान। अचानक आईने के अंदर से रुद्र का हाथ बाहर निकला और उसने निखिल का गला पकड़ लिया। निखिल, इसे मत तोड़ना। अगर ये टूटा तो परछाइयों की दुनिया और इंसानों की दुनिया एक हो जाएगी, फिर कभी सुबह नहीं होगी। तभी वो काला साया, कब्रिस्तान का मालिक, फिर से प्रकट हुआ। उसने रुद्र को पीछे खींचना शुरू किया। बहुत देर हो चुकी है प्रोफेसर, निखिल ने संदूक खोलकर रास्ता दे दिया है। निखिल ने देखा कि उसकी खुद की उंगलियां अब धीरे धीरे काली पड़ रही थीं और धुएं में बदल रही थीं। वो खुद एक परछाई बन रहा था। अंतिम विस्फोट। निखिल ने एक साहसिक फैसला किया। उसने उस दर्पण को तोड़ने के बजाय उसे अपनी छाती से चिपका लिया और उस गहरी खुदी हुई कब्र में कूद पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, अगर कोई नहीं बचेगा तो राज करने के लिए कुछ नहीं होगा। निखिल के मिट्टी में समाते ही एक ऐसी गूंज हुई जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। पूरी जमीन एक बार फिर से समतल हो गई। इस बार न कोई कलम बची, न कोई डायरी और न ही कोई निशान। सच्चा अंत। कई सालों बाद उस जगह पर एक घना जंगल उगाया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस जंगल के बीचों बीच जाता है तो उसे अपनी एक नहीं बल्कि 3 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक अपनी, एक प्रोफेसर रुद्र की और एक उस लड़के की जिसने अपनी परछाई के साथ खुद को दफना लिया था। शहर के लोग अब सुरक्षित थे, उनकी परछाइयां लौट आई थीं, लेकिन रात के सन्नाटे में अगर कोई बहुत गौर से सुने तो जमीन के नीचे से आज भी खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। क्या आप चाहते हैं कि ये डरावनी गाथा यहीं विराम दूं, या आप किसी और पात्र की नई कहानी देखना चाहेंगे? जंगल के सन्नाटे में जो खुरचने की आवाज सुनाई दे रही थी, अब वो और तेज हो गई थी। सालों बीत गए थे और उस जगह पर अब एक होटल द रिलैक्स इन अब एक डेथ ट्रैप बन चुका था। सरकार ने इसे शापित घोषित करके चारों तरफ से सील कर दिया था। लेकिन कहानियां कभी दीवारों के पीछे कैद नहीं रहती। दी इन्वेस्टिगेटर। विशाल के गायब होने के 1 साल बाद उसकी छोटी बहन काव्या, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, होटल के अंदर दाखिल हुई। उसके पास आधुनिक उपकरण थे, थर्मल कैमरे, ईएमएफ मीटर और एक पुरानी रिकॉर्डिंग जो विशाल ने गायब होने से ठीक पहले उसे भेजी थी। काव्या जैसे ही बेसमेंट में पहुंची, उसके ईएमएफ मीटर की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई हजारों टन वजन उसकी छाती पर रख रहा हो। बेसमेंट का खौफनाक सच। दीवारों पर जमी राख अब हिलने लगी थी। काव्या ने अपना थर्मल कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर उसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों आकृतियां दिखाई दीं, जो दीवारों के अंदर फंसी हुई थीं। वे सब चीख रही थीं, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। वो विशाल था। काव्या, यहां से निकलो, दरवाजा फिर से खुल रहा है, लेकिन इस बार ये अंदर खींचने के लिए नहीं बल्कि बाहर निकलने के लिए खुल रहा है। शैतान का नया रूप। तभी होटल की नींव से वो काला साया बाहर निकला, लेकिन अब वो कोई धुआं नहीं था। उसने होटल में मरे हुए लोगों की हड्डियों और मांस से अपना एक विशाल शरीर बना लिया था। वो साया अब कब्रिस्तान का राजा बन चुका था। उसने काव्या की ओर देखते हुए कहा, हजारों सालों से मैं एक जिस्म की तलाश में था, जो रूहानी और इंसानी दुनिया के बीच खड़ा हो सके। निखिल और विशाल ने मुझे रास्ता दिया और अब तुम मुझे इस दुनिया पर राज दिलाओगी। रुद्र का अंतिम हथियार। तभी पूरे होटल में एक गूंज उठी। ये रुद्र की आवाज थी, जो अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। काव्या, अपनी कलाई पर बंधी वो पवित्र माला देखो जो पिताजी ने तुम्हें दी थी। वो सिर्फ धागा नहीं, शून्य की चाबी है। काव्या ने अपनी रुद्राक्ष की माला निकाली। उसने देखा कि माला का हर दाना अब चमक रहा था। उसने याद किया कि रुद्र और निखिल ने खुद को बलिदान क्यों किया था, ताकि इस आखिरी पल के लिए शक्ति संचित कर सकें। महाप्रलय। काव्या ने उस माला को सीधे शैतान के सीने में दे मारा। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी गूंज पूरे शहर ने सुनी। होटल की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अंधेरे के बीच से 4 रूहें बाहर निकलीं, रुद्र, आर्यन, निखिल और विशाल। उन्होंने मिलकर उस शैतान को चारों तरफ से जकड़ लिया। काव्या, भागो, हम इसे सूरज की पहली किरण के साथ हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। विशाल की आखिरी आवाज सुनाई दी। नई सुबह की पहली किरण।
जैसे ही सूरज की पहली किरण मलबे पर पड़ी, एक भयानक चीख के साथ वो शैतान जलकर राख हो गया। उसके साथ ही वे चारों रूहें भी आज़ाद हो गईं। वे अब परछाइयाँ नहीं थीं, बल्कि रोशनी के पुंज बनकर आसमान में विलीन हो गईं। काव्या मलबे से बाहर निकली। उसके हाथ में विशाल का वो कैमरा था जो अब पूरी तरह सुरक्षित था। निष्कर्ष: होटल वाली जगह अब एक शांत पार्क बन गई है। लोग वहां जाते हैं, बच्चे खेलते हैं और अब वहां कोई खुरचने की आवाज़ नहीं आती। लेकिन पार्क के एक कोने में एक पुरानी बेंच है। कहते हैं कि अगर आप वहां अपनी फ़ोटो खींचें तो फ़ोटो में आपके पीछे 4 धुंधले साए मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वे अब डराते नहीं, वे इस दुनिया की रखवाली करते हैं। खामोश डेरा का ये अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। या क्या आपको लगता है कि कोई और चीज अभी भी इंतजार कर रही है? काव्या को लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन रूहानी दुनिया का एक नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। पार्क के जिस कोने में वो बेंच थी, वहां की मिट्टी अब भी काली थी। काव्या अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन वो अपने साथ विशाल का जो कैमरा लाई थी, असली कहानी अब उसके अंदर छिपी थी। डिजिटल साया। रात के 1 बजे काव्या ने विशाल का कैमरा ऑन किया ताकि वो आखिरी तस्वीरों को देख सके। जैसे ही उसने प्ले बटन दबाया, कैमरे की स्क्रीन सफ़ेद हो गई और उसमें से एक अजीब सी बाइनरी आवाज़ आने लगी। अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। ये वीडियो उस पार्क का था, लेकिन वर्तमान समय का। काव्या ने देखा कि पार्क में लगे एक पुराने पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। उसने जूम किया तो उसके हाथ कांपने लगे। वो कोई रूह नहीं थी, वो काव्या खुद थी जो पार्क में बेंच पर बैठी थी। लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि काव्या तो अपने कमरे में थी। दोहरी दुनिया। तभी उसके कमरे का आईना चटक गया। आईने के टुकड़ों में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, जो उससे अलग होकर कमरे में टहलने लगी थी। तुम्हें क्या लगा काव्या, माला फेंकने से सदियों पुरानी भूख मिट जाएगी? आईने से आवाज आई। ये आवाज न रुद्र की थी, न विशाल की। ये आवाज महारक्षक की थी, कब्रिस्तान का वो हिस्सा जो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान के डर से पलता है। परछाई का हमला। काव्या की परछाई ने उसका गला पकड़ लिया। वो ठंडी थी जैसे बर्फ। काव्या को समझ आया कि होटल ढहने से रूहें तो आज़ाद हो गईं, लेकिन उस शैतान ने अपनी चेतना को डिजिटल सिग्नल्स और आईनों में छिपा लिया था। तभी विशाल के कैमरे की फ्लैशलाइट अपने आप चमकनी। उस तेज रोशनी ने परछाई को एक पल के लिए पीछे ढकेला। कैमरे की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, हार्ड ड्राइव नष्ट करो, वही उसका नया घर है। आखिरी संघर्ष। काव्या समझ गई कि शैतान अब किसी कब्र में नहीं, बल्कि विशाल के कैमरे की मेमोरी चिप में है। वो उसे नष्ट करने के लिए दौड़ी, लेकिन कमरा अब एक भूल भुलैया में बदल गया था। फर्श से मिट्टी निकलने लगी और दीवारें कब्र की तरह उसके करीब आने लगीं। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कैमरे को जमीन पर पटक दिया, लेकिन कैमरा टूटा नहीं। वो हवा में तैरने लगा और उसमें से वही काला धुआं निकलने लगा। तभी कमरे की खिड़की टूटकर अंदर गिरी और प्रोफेसर रुद्र की पुरानी कलम, जो निखिल ने मिट्टी में गाड़ी थी, हवा में उड़ती हुई काव्या के हाथ में आ गई। ऐसा लगा जैसे रूहों ने आखिरी बार उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो। अंतिम प्रहार। काव्या ने वो कलम सीधे कैमरे के लेंस के अंदर घुसा दी। एक डिजिटल चीख गूंजी, ऐसी आवाज जैसे हजारों रेडियो एक साथ खराब हो गए हों। कैमरा जलकर राख हो गया और उसके साथ ही वो परछाई भी गायब हो गई। सुबह का सच। काव्या अपने कमरे के फर्श पर पड़ी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली। वो हाथ धोने के लिए बाथरूम गई और जैसे ही उसने नल चलाया, पानी की जगह काली मिट्टी निकलने लगी। उसने आईने में देखा, उसकी आंखों की पुतलियां अब गायब थीं। आईने पर एक नया संदेश लिखा था, हम अब तुम्हारे अंदर हैं। काव्या के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने अपना फोन उठाया और पार्क की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जो भी उस फोटो को देख रहा था, उसकी परछाई गायब होती जा रही थी। कब्रिस्तान अब डिजिटल हो चुका था। वो अब किसी शहर या होटल तक सीमित नहीं था, वो पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था। क्या आप देखना चाहेंगे कि ये डिजिटल वायरस यानी कब्रिस्तान पूरी दुनिया को कैसे अपनी चपेट में लेता है, या हम इस अनंत खौफ को यहीं रोक दें? काव्या की वो एक सोशल मीडिया पोस्ट दुनिया के लिए डिजिटल कयामत की शुरुआत बन गई। वो फोटो नहीं बल्कि एक विजुअल वायरस था। जिसने भी उस फोटो को अपने फ़ोन या लैपटॉप पर देखा, उसकी स्क्रीन से काली मिट्टी रिसने लगी और उसकी परछाई स्क्रीन के अंदर कैद हो गई। द डार्क वेब ऑफ सोल्स। सिर्फ 24 घंटे के भीतर दुनिया भर के करोड़ों लोग परछाई विहीन हो गए, शैडोलेस हो गए।
लोग सड़कों पर पागलों की तरह घूम रहे थे क्योंकि उनकी भावनाओं और यादों को वो डिजिटल कब्रिस्तान सोख रहा था। काव्या, जो अब उस शैतान का नया चेहरा थी, शहर के सबसे बड़े डेटा सेंटर में जा पहुंची। वहां हजारों सर्वर लगे थे। उसका इरादा साफ था, पूरी दुनिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके उस पुराने कब्रिस्तान के मालिक को एक डिजिटल शरीर देना। रेजिस्टेंस। लेकिन एक शख्स था जो इस खतरे को समझता था। आर्यन का छोटा भाई कबीर, जो एक टॉप लेवल कोडर और हैकर था। उसने अपने भाई और प्रोफेसर रुद्र के पुराने नोट्स को पढ़कर एक एंटीवायरस तैयार किया था। लेकिन ये कोई मामूली कोड नहीं था, ये प्राचीन मंत्रों और बाइनरी कोड का मिश्रण था। कबीर ने डार्क वेब के जरिए काव्या के सिस्टम में सेंध लगाई। काव्या, ये तुम नहीं हो, इसे रोको, वरना इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। कबीर ने वॉइस चैट के जरिए चिल्लाकर कहा। काव्या या उसके अंदर का शैतान हंसी। कबीर, तुम बिजली और सिग्नल्स को कैसे रोकोगे? अब दुनिया ही मेरा नया कब्रिस्तान है। बाइनरी युद्ध। कबीर ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने एक ऐसा लूप बनाया जिसने दुनिया भर के सर्वर को एक साथ ओवरलोड कर दिया। उसने प्रोफेसर रुद्र की उस पुरानी कलम की स्याही का केमिकल फॉर्मूला डिजिटल कोड में बदला और उसे वायरस के खिलाफ छोड़ दिया। अचानक दुनिया भर के कंप्यूटर और फोन की स्क्रीन्स पर नीली रोशनी चमकने लगी। डिजिटल दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। डेटा सेंटर की दीवारें कांपने लगीं। सिस्टम क्रैश। काव्या का शरीर हवा में उठने लगा। उसके मुंह और आंखों से काला धुआं, यानी डेटा और मिट्टी का मिश्रण निकलकर सर्वर में समाने लगा। कबीर ने जैसे ही एंटर दबाया, पूरे डेटा सेंटर में आग लग गई। लेकिन इस बार एक अजीब चीज हुई। विशाल, रुद्र और निखिल की रूहें अब डिजिटल कोड के रूप में प्रकट हुईं। वे स्क्रीन के अंदर से बाहर निकले और काव्या को उस शैतान से छुड़ाने लगे। डिलीट ऑल डेटा। रुद्र की आवाज डेटा सेंटर के स्पीकर से गूंजी। कभी